स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 28। 14 सितंबर की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार यूरोप में अपने देश के प्रति, अपने देश को आज़ाद करने के प्रति एक क्रांति प्रारंभ हुई जो पूरे यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व में फैली। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रवाद में फ्रेडरिक सोर्यू कौन थे और उनका क्या विचार था उसको हम पढ़ने वाले हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। ये आपको एक जो चित्र दिख रहा है वो उन्हीं में से एक है। 4 चित्र उसने बनाए और इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। एक ऐसा समाज जहाँ पे सब लोग बराबर होंगे, इक्वल होंगे और जनता के हाथ में शक्तियाँ होंगी। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। सभी उम्र और सभी सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने वंदना कर रहे थे कि आप बस, ऐसा लग रहा है, देखो अब ये वाली फोटो देखो, ये सब लोग क्या है, लाइन में लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो ये जो महिला है ये बस अभी घोषणा कर देगी कि आप लोग सब आज़ाद हो गए हैं। तो ये इमेजिनरी दुनिया है, ये सिर्फ इन्होंने क्या किया था, इमेजिन किया था कि जनता का शासन आएगा, जो निरंकुश संस्था है वो खत्म हो जाएगी। तो वही 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ। राष्ट्रवाद की सबसे पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, वहाँ भी हमने बताया हुआ है कि सबसे पहली शुरुआत हुई थी अपने देश के लिए लड़ने के लिए। जो राष्ट्रवाद की भावना थी, इसका उदय फ्रांसीसी क्रांति से ही हुआ है। और फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक एवं संवैधानिक बदलाव हुए उनमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल के नागरिकों के हस्तांतरित शुरू हो गया। यानी कि जो पावर थी वो राजा से निकल के नागरिकों के पास आ गई, लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने लग गए। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत पर भारी परिवर्तन किया। शुरुआत फ्रांस ने करी और इसका इफेक्ट पूरे यूरोप में देखने पर मिला। तो वहीं अगर बात की जाए फ्रांसीसी कारण या राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण था, सबसे पहला तो राजा का ऐसा शासन था जो बिल्कुल निरंकुश था, जिसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। तो ये बहुत बड़ा कारण बना कि लोगों को अपने अधिकारों की डिमांड करनी पड़ी। दूसरा, उदारवादी विचारक सामने आए जिन्होंने बोला कि सब व्यक्ति समान है और सबको अपने अधिकार पाने का पूरा अधिकार है। वहीं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नारों ने लोगों के अंदर और भावना जगाई। और वहीं शिक्षित मध्य वर्ग भूमि लोगों के जो लोग थे, मीडियम एजुकेटेड पीपल थे, इन्होंने सबसे लोगों को जागृत किया कि हम सब समान हैं और हमारे पास अधिकार होने चाहिए। तो अगर प्रश्नों की बात की जाए तो सबसे पहला 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहल के रूप में अभिव्यक्त की गई। स्पष्ट कीजिए। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई वो राष्ट्रवाद के लिए हुई और सबसे पहली बार था कि किसी देश ने राष्ट्रवाद के लिए अपनी डिमांड करी। इस क्रांति के बाद ही पहली बार राष्ट्रवाद की भावना आम जनता में दिखाई दी। राष्ट्र राज्य जैसे कॉन्सेप्ट सामने आए। इन लोगों ने अपनी भाषा, कानून और प्रशासन के लिए सामूहिक रूप में आंदोलन किया। प्रश्न दूसरा, निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी और प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए थे? ये किस और प्रतीक है या किस और इंगित करता है? तो जैसे कि हमने बताया कि निरंकुश शासन क्या होता है, जिसके ऊपर अंकुश ना लगाया जा सके, जिसकी शक्तियों को रोका ना जा सके। और प्रतिमा के सामने अगर निरंकुश शासन व्यवस्था के अवशेष इस बात को बता रहे हैं कि ये जो किंग सिस्टम है ये बहुत जल्दी खत्म होगा और जनता का शासन वापस आएगा। प्रश्न तीसरा, 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की कुछ प्रकृति लिखी है। तो अगर बात की जाए 19वीं शताब्दी में जब यूरोप में राष्ट्रवाद फैला तो वहाँ का जो मुख्य मुद्दा था वो थी उनकी संस्कृति। यानी कि एक भाषा, एक संस्कृति और साझा इतिहास को इम्पोर्टेंस दी गई, उसका प्रचार प्रसार किया गया। राष्ट्र राज्यों के गठन को इम्पोर्टेंस दी गई। लोगों के अंदर सामूहिक भावना कि हम सब एक हैं और हम सबको मिलके लड़ना चाहिए। और वहीं मध्यम जो पढ़े लिखे लोग थे, इन चारों ने ही सबसे बड़ा रोल प्ले किया जो राष्ट्रवाद के लिए सबसे जिम्मेदार कारक थे। चौथा, फ्रेडरिक सोर्यू के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखो, जैसे कि हमने पढ़ा है, फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? एक चित्रकार था और उसने एक इमेजिनरी 4 पेंटिंग बनाई थी जिसमें बताया गया था कि समाज राजा के हाथों से निकलकर कैसे जनता के हाथों में आएगा। और इस श्रृंखला में पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया था। वहीं आगे जाकर स्वतंत्रता की एक प्रतिमा के हाथ में ज्ञानोदय की मशाल थी कि मानो बस वो अभी अधिकार क्या कर देगी, लोगों के बीच में
बांट देगी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि ये जो अवशेष पड़े हुए हैं, आपको दिख रहे हैं ये जो अवशेष, ये हैं निरंकुश शासन के, कि ये समाप्त हो जाएंगे और जनता का शासन सब जगह पाया जाएगा। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।